हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्ड यूनिट का नाम है वैश्वीकरण और शिक्षा के बारे में कुछ बिंदु डिस्कस करेंगे, जो कि यूनिट आपका 8 नंबर का है। और 8 नंबर हासिल कर सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस यूनिट का, वैश्वीकरण से आशय क्या है। आज विश्व भर में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हर प्रकार में, हर फील्ड में आप देखेंगे तो अलग अलग परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी तथा शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। वास्तव में वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों में परस्पर अंतःक्रिया की प्रतिक्रिया है। यह अंतःक्रिया विचारों, सामाजिक मूल्यों, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में हो रही है। इसका कारण है कि सूचना व तकनीकी के क्षेत्र में हो रहा विकास। इस तरह से ध्यान रखना है। और नाइट वैश्वीकरण को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि वैश्वीकरण तकनीकी, वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्यों तथा विचारों के सीमा पार बढ़ते प्रवाह के साथ साथ संबंध रखता है। प्रत्येक विचार या व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती है तो कुछ कमियां भी वैश्वीकरण में दिखाई देती है। इसका अपवाद नहीं है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया गति पकड़ रही है, वैसे वैसे इसके अच्छे व बुरे दोनों पहलू हमारे सामने आते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के लाभ की अब हम बात करते हैं। पहला लाभ है विश्व परिवार की भावना का विकास। दूसरा है प्रतियोगिता की भावना का विकास। तीसरा है शैक्षिक आदान प्रदान। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। पांचवा है रोजगार के अवसर। छठा लाभ है जनशक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा। सातवां लाभ है मुक्त व्यापार को बढ़ावा। आठवां लाभ है आर्थिक विकास में सहायक। नौवां लाभ है तकनीकी विकास। 10वां लाभ है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। 11वां लाभ है सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास। 12वां लाभ है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा। 13वां लाभ है वैश्विक जनसंचार। इस तरह से ध्यान रखना है। इस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रही है। भारत में विशेष रूप से शिक्षा का क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होगा। यहाँ विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ इनकी प्रतियोगिता होगी। इससे भारतीय विश्वविद्यालयों की गुणात्मकता में सुधार होगा। नवीन पाठ्यक्रमों को शिक्षा में शामिल किया जाएगा, जिससे शिक्षा अधिक व्यापक एवं उपयोगी हो पाएगी। वैश्वीकरण के दोष की अब हम बात कर लेते हैं। लाभ आपने याद कर ही लिए हैं, अब बात करते हैं दोष को लेकर के। सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट। दूसरा है प्रतिभा पलायन। तीसरा है महंगी शिक्षा। चौथा दोष है अध्यापक व विद्यार्थी के बीच दूरी। पांचवा दोष है हिंदी भाषा की उपेक्षा। छठा दोष है सामाजिकरण की प्रक्रिया धीमी। और सातवां दोष है धन का असमान वितरण। आठवां दोष है विकसित एवं विकासशील देशों की आय में अंतर। और नवा दोष है मूल्यों में गिरावट आ रही है। इस तरह से, और इसमें निष्कर्ष क्या निकला है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपका वैश्वीकरण टॉपिक है, इसका निष्कर्ष देखिए। अंत में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि प्रत्येक विचारधारा के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, वैश्वीकरण के संदर्भ में भी यह बात सही है। यद्यपि इसकी कुछ हानियां भी हैं, पर इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। वैश्वीकरण आज के समाज की आवश्यकता है। यदि विभिन्न राष्ट्र मिलकर के प्रयास करें तो इसकी हानियों से बचा जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी राष्ट्र अपनी भेदभाव और स्वार्थों को भुला करके विश्व परिवार की भावना से कार्य करें तो वैश्वीकरण के सही लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से निष्कर्ष, और ये वैश्वीकरण कंप्लीट टॉपिक हमारा यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में आगे अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण के प्रभाव से आज शिक्षित व उच्च शिक्षा प्राप्त कामगारों की जरूरत बढ़ गई है। इसके कारण राष्ट्रीय सरकारें प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने लगी हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि अपने देश में पूंजी के निवेश एवं ठहराव के लिए शिक्षित कामगार एवं ज्ञान मजदूरी की आवश्यकता है। इस हेतु भाषाई कुशलता, खास करके अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, गणितीय सोच, वैज्ञानिक तर्क, कंप्यूटर की जानकारी आदि उच्च क्षमताओं की मांग बढ़ गई है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि तकनीकी दक्षता से भी अधिक महत्व प्रबंधकीय कुशलता को दिया जा रहा है। इस तरह से ध्यान रखना है बिंदु आपको। पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ा। और अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण से शिक्षक की भूमिका में क्या बदलाव आया। इसमें देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा तंत्रों के मध्य तुलना की जाने लगी है तथा यह प्रयास रहा है कि शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप चले। दुनिया भर में शिक्षा संबंधी जानकारी व आंकड़े एकत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की जा सके तथा छात्रों की उपलब्धि का आकलन किया जा सके। इसके आधार पर यह देखा जाता है कि शिक्षा पर किए गए खर्च उपलब्धि कितनी रही है। इससे राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र विद्यालय स्तर के सुधार हेतु उपयोगी माना जा रहा है। किंतु इन सब ने शिक्षक की भूमिका को प्रभावित किया है। शिक्षा के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण ने राष्ट्रों पर दबाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय स्तर पर शिक्षक की स्थिति, उसके अधिकार व निर्णय लेने की क्षमता पर अंकुश लगा है।
कागजी कार्रवाई बढ़ी है, जिसके चलते कहीं न कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। इस तरह से शिक्षक पर प्रभाव पड़ा है। और अब हम बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ क्या-क्या हैं। एक ओर तो वैश्वीकरण के अत्यंत फ़ायदे हैं और दूसरी ओर इसके भारत में कई चुनौतियाँ भी खड़ी हो गई है। पहली चुनौती क्या है? सांस्कृतिक मूल्यों का हनन। वैश्वीकरण के कारण विश्व के खास तौर पर अमेरिका तथा पाश्चात्य देशों के साथ में नज़दीकियां बढ़ने से उनकी संस्कृति की छाप भारत की जीवन व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई है। संस्कृति के नाम पर फूहड़पन, नग्नता, रिश्तों में अविश्वास, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना देश में आम बात हो गई है। आज की नौजवान पीढ़ी तो जैसे दिग्भ्रमित हो गई है। इस तरह से सांस्कृतिक मूल्यों का हनन हुआ है। दूसरा है कुटीर उद्योगों पर संकट आया है, छोटे उद्योगों पर संकट आया है और परंपरागत कार्यों पर संकट आया है। चौथा बिंदु क्या है? सामान्य जन की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ी है और पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक प्रवाह ने जहां सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, वहीं शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। क्योंकि शिक्षा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभी पक्षों से जुड़ी हुई है, अतः इन क्षेत्रों में होने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बदलावों का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ना स्वाभाविक है। शिक्षा स्वयं किसी सीमा तक सामाजिक गतिशीलता का माध्यम होती है। समाज के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में जहाँ शिक्षा सहायक होती है, वहीं परिवर्तनशील समाज की नवीन परिस्थितियों में शिक्षा दिशा निर्देशन का कार्य भी करती है। वर्षों से राष्ट्र राज्यों में शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के द्वंद्व चला आ रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए, उसे आजीविका अर्जन के लिए योग्य बनाना होना चाहिए। वैश्वीकरण के दौर में इस सोच में बदलाव आया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो दलित वर्ग में भारतीय समाज के वे लोग आते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से सदियों से शोषित, दमित और प्रताड़ित रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से दलित भी मुक्त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वैश्वीकरण के युग में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और इससे दलितों का फायदे हो रहे हैं, किंतु जहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली पर ऊंची जातियों का वर्चस्व रहा हो, वहाँ पर वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न जाति व्यवस्था की प्रकृति शोषणकारी रही हो, वहाँ पर दलितों की भलाई की बात खोखली लगती है। वैश्वीकरण के समर्थक यह तर्क देते हैं कि धर्म, जाति, वर्ग व लिंग संबंधित भेदभाव के बगैर परस्पर आर्थिक गतिविधियों एवं अंतःक्रियाओं से न सिर्फ दलित एवं वंचित वर्ग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, बल्कि उनके बीच में एक सामाजिक प्रकार की एकजुटता की भावना भी पनपेगी। उल्लेखनीय है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों के आगमन से लोगों के रोजगार के अवसर काफ़ी बढ़े हैं। इस तरह से इस यूनिट में आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं आपके वैश्वीकरण को लेकर के। बहुत कम समय में हमने आपका 3rd यूनिट कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4th यूनिट को लेकर के। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।